दोस्तों, इमेजिन करो कि एक मूवी का सीन चल रहा है और एक चोरों के ग्रुप ने एक बहुत बड़ी डकैती को अंजाम दिया है और बैंक से मिलियंस ऑफ डॉलर्स गायब हैं। मतलब वे चोर सभी तिजोरियों को साफ कर चुके हैं। पुलिस आती है और छानबीन शुरू करती है और चोरी के बाद भी किसी को कोई भी अंदाजा नहीं आखिर वो चोर कौन थे। बस एक चीज को छोड़कर कि उन चोरों ने अपने चेहरे पर मास्क पहने हुए थे। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को अपनी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और सबूत हाथ में लगता है और वो है चोरों का डीएनए। और डीएनए तो फुल प्रूफ एविडेंस होता है जिसे पुलिस को पता चल जाएगा कि वो चोर कौन थे। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है जो सारे पुलिस वालों के दिमाग का फ्यूज उड़ा देता है। जांच में जो डीएनए उन्हें मिला था उसे पुलिस अपने डाटाबेस में चेक करती है तो उन्हें यह पता चलता है कि डीएनए तो मैच हो रहा है, लेकिन एक से ज्यादा लोगों का, और वो भी सेम डीएनए। पर कैसे? कुछ ऐसी ही असली कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 जनवरी 2009 की बात है। जर्मनी के बर्लिन में पुलिस ने अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाया जहां दिन दहाड़े 3 मास्क पहने हुए बंदों ने एक लग्जरी डिपार्टमेंटल स्टोर जिसका नाम का डेवी था उसमें घुसे और अपनी योजना को अंजाम दिया। का डेवी यूरोप का सेकेंड लार्जेस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर है और 1907 में जब से ये ओपन हुआ था तब से यह हाई क्लास कस्टमर्स को अपनी ओर मर्चेंडाइज के जरिए अट्रैक्ट कर रहा है। काडेवी कोई मामूली डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं था कि कोई भी वहां ऐरा गैरा घुस जाए और चोरी कर ले। उस बिल्डिंग में दुनिया भर की सिक्योरिटी थी जो कि आप सोच भी नहीं सकते। उससे भी ज्यादा वो अपने प्रोडक्ट्स को सेफ रखने के लिए मोशन डिटेक्शन सेंसर और एडवांस अलार्म्स भी लगाए हुए थे जिन्हें इन तीनों चोरों ने पूरी तरह से धोखा दे दिया। चलिए जानते हैं कि उन्होंने चोरी कैसे की। वे सीधा रस्सी की बनी सीढ़ी से बिल्डिंग की छत पर चढ़े और वहां से स्काईलाइट यानी कि ऊपर में बने कांच के गुंबद जैसे जगह के रास्ते उस डिपार्टमेंटल स्टोर के मेन हॉल में उतर गए, वो भी रस्सियों के सहारे। और वहां से वे मेंस डिपार्टमेंट में चले गए। वहां जाने के बाद उनका असली काम चालू होता है। उन चोरों के ग्रुप ने डिस्प्ले केस में पड़ी जितनी भी ज्वेलरी थी और लग्जरी वॉचेस थी सबको उठा लिया जिसकी कीमत लगभग $7 मिलियन थी। वे चोर इतने का चूना लगा दिए और फिर से वे सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देकर शहर से फरार हो गए, वो भी पुलिस को बिना भनक लगे। उन्होंने अलार्म्स को एक्टिवेट ही नहीं किया था, तो इसका मतलब सिक्योरिटी वालों ने समय पर कैमरा चेक नहीं किए और जब चेक किए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैसे भी बाद में फुटेज मिले पर वो भी किसी काम की नहीं थी क्योंकि उन्होंने तो मास्क पहन रखा था। सुनने में यह चोरी कितनी भी परफेक्ट दिख रही हो, लेकिन चोर भी तो इंसान ही होते हैं और इंसान हमेशा कुछ न कुछ गलती करता ही है क्योंकि इंसान के डीएनए में ही गलती करना छुपा है। और हुआ भी वही। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को दो एविडेंस हासिल हुए। एक रोप लेडर, वही रस्सियों की सीढ़ी, और दूसरा हैंड्स ग्लव्स जो किसी काम की नहीं थी, पर यह ग्लव्स इन इन्वेस्टिगेशन में बहुत काम आने वाला था। पुलिस वालों को इस रबर ग्लव्स में से एक पसीने की बूंद मिली जो कि उसी चोर की थी जिसने इनको चूना लगाया था। फिर क्या था, पुलिस वालों के तो पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे क्योंकि उनके हाथ जबरदस्त सुराग लगा था।
ग्लव्स के पसीने से जो भी डीएनए मिलेगा उससे यह केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहीं से पुलिस वालों की मुश्किलें चालू हो गई। जब उन्होंने पसीने की निकली उस बूंद से उस डीएनए को चेक किया और अपने डेटाबेस में डालकर देखा तो मैच तो हो गया, लेकिन दो लोगों के डीएनए से, दो लोगों का एक जैसा डीएनए, पर यह कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? चलिए जानते हैं। जो डीएनए मैच हुआ वो दोनों ट्विंस ब्रदर्स यानी जुड़वा भाई के थे। एक का नाम था हसन और दूसरे का नाम था अब्बास। अब पुलिस कंफ्यूज हो गई थी कि पकड़ा किसे जाए, लेकिन इस असमंजस को दूर रखते हुए पुलिस ने दोनों ही भाइयों को एक हफ्ते के अंदर उठा लिया और थाने ले आए। अब पुलिस को पता था कि इन दोनों में से कोई एक चोर है या फिर दोनों ही, क्योंकि यह पॉसिबल था, क्योंकि तीन मास्क पहने हुए चोरों में से दो यही हो सकते हैं। और पुलिस वालों को कन्फ्यूजन इस बात की भी थी कि अब पता कैसे लगाया जाए कि वो कौन थे या कौन था इन दोनों में से। अगर दोनों में से एक भी इनोसेंट हुआ और फिर भी दोनों को कैद कर लिया गया तो यह उस इनोसेंट भाई के लिए बहुत बड़ा अन्याय होगा। खैर, सीसीटीवी में तीन चोर दिखने के बावजूद, जो कि पास की सड़क से एक वैन में से निकलते हैं, जिनके पास एक फोल्डिंग लैडर, एक रोप लैडर, स्क्रू ड्राइवर और काफ़ी बैग्स थे लूटे हुए सामान को डालने के लिए, ये सीसीटीवी फुटेज किसी काम की नहीं आई, क्योंकि उन्होंने तो मास्क पहना हुआ था। लेकिन पुलिस के पास एक हुक्म का इक्का था, वो ग्लव्स वाला डीएनए एविडेंस, जो पुलिस के अकॉर्डिंग एक कंक्लूजन एविडेंस था। राइट? बट नो। देखिए, जो बायोलॉजिकल एविडेंस होते हैं, जैसे कि डीएनए, वो एक बहुत ही बढ़िया सरकमस्टेंशियल एविडेंस होता है, जैसे कि बायोलॉजिकल मटेरियल। इस केस में वो पसीने की बूंद जो क्राइम सीन पर मिली थी, उसे सस्पेक्ट के डीएनए से मैच करके दोषी का पता लगाया जा सकता था। लेकिन यही डीएनए एविडेंस हीट और ह्यूमिडिटी के चलते डैमेज भी हो सकता है। जो डीएनए क्राइम सीन पर मिला है वो इनकम्प्लीट भी हो सकता है, या दो या तीन जनों के डीएनए का मिक्स भी हो, किसी ने भी उस ग्लव्स को छुआ हो, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें मिलकर फॉल्स और पार्शियल मैच भी दे सकती है। इसलिए सिर्फ डीएनए एविडेंस के आधार पर हम किसी को भी दोषी नहीं करार कर सकते। इसलिए उसके साथ कुछ और सपोर्टिंग एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स। वो तो सभी के सेम नहीं होते हैं, और इस केस में जो सस्पेक्ट्स पुलिस के हाथ लगे हैं वो तो थे भी ट्विंस, वो भी आइडेंटिकल ट्विंस, यानी डीएनए तक सेम है। उनका बस यही कड़ी पुलिस के लिए नाकामयाब साबित हुई, क्योंकि मोनोजागो ट्विंस यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस, इनको सिर्फ उनके फिंगरप्रिंट से ही पहचाना जा सकता था, और ऐसा कोई भी केस बर्लिन की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। पुलिस को पता ही नहीं था कि ऐसे केस कैसे डील करना है, इन केसों में करना क्या होता है। हालांकि इन दोनों भाइयों के नाम पास्ट में छोटी मोटी चोरियों के रिकॉर्ड्स थे, छोटे मोटे क्राइम तो यह करते रहे हैं, इसलिए तो पुलिस के पास पहले से ही उनके डीएनए सैंपल्स थे उनके क्रिमिनल डेटाबेस में, और यहीं से पुलिस ने उनके डीएनए को मैच किया, और बस पुलिस के पास इसके अलावा और कोई सबूत नहीं था। ना ही पुलिस को उनके घर से लूटा हुआ सामान मिला जिससे वह उनको इस केस में घसीट सके। पुलिस किसी भी एक भाई को क्राइम सीन से जोड़ने में असमर्थ रही। हाँ, यह बात श्योर थी कि किसी ने तो इस घटना को अंजाम दिया था। वो कौन सा भाई था यह बता पाना असंभव था, और यह बात पुलिस को भी पता थी
इसलिए पुलिस दोनों भाइयों में से किसी भी एक भाई पर केस नहीं बना सकी और निश्चित रूप से किसी भी भाई को इस शक के बिना पर पकड़ के रख नहीं सकती थी कि हाँ भाई, उनमें से ही किसी एक ने चोरी की है, चलो इसको उठा लो। और दोनों भाइयों को एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं रख सकती थी, बिना किसी सबूत के। क्योंकि अगर उनमें से एक भी बेगुनाह है, बाई चांस, तो यह उस बंदे की आज़ादी का उल्लंघन होगा। और यह पुलिस वालों का सबसे सही फैसला भी था, क्योंकि कानून हमें यह राइट नहीं देता कि किसी को भी शक के बिना पर पकड़ के रख सके। अगर कोई क्रिमिनल पुख्ता एविडेंस ना होने की वजह से अपराधी घोषित नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बेगुनाह, कोई निर्दोष गलत तरीके से जेल में, लॉकअप में हो, यह कोई इंसाफ नहीं। हसन और अब्बास के लॉयर ने भी इस दलील को जज के सामने रखते हुए यह कहा कि एक ग्लव्स जिस पर डीएनए के एविडेंस मिले हैं, वो सिर्फ एक एविडेंस है। इससे यह साबित नहीं होता कि ग्लव्स पहनने वाला एक्चुअली क्राइम सीन पर था। पॉसिबिलिटी यह भी हो सकती है उनके क्लाइंट्स को ग्लव्स पर उस डीएनए के सहारे फंसाने की कोशिश की हो। इस तरह वो दोनों भाई इस केस से बाइज्जत बरी हो गए और पुलिस के मुंह पर हंसते हुए वहां से 9-2-11 हो गए। लेकिन यह सबको पता था कि चोरी उन दोनों भाइयों ने ही की है या उनमें से किसी एक ने। लेकिन कानून के एक लूप होल ने उनकी $7 मिलियन की चोरी के इल्जाम से उन्हें बाहर निकलने में मदद की।